पॉइंट आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। हमारा चैप्टर नंबर 8 ही चल रहा है अभी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इसकी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट अभी करने वाले हैं, जिसमें इस एक्सरसाइज का खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। अब हम करने वाले हैं 6th क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है 6th क्वेश्चन? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जूनियर क्लासेस में देखा होगा आपने। एक्यूट एंगल्स होते हैं 90 डिग्री से छोटे एंगल्स, है ना। such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम हमारे रेफरेंस के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, फिर समझने में आसानी होगी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं साथ में। ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब यहां पे कह रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल्स होते क्या हैं, जो 90 से छोटे हो। अब आपको पता है कि 90 डिग्री मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ दो ही ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोला जाता है। अगर हम एंगल को सेकंड एंगल के साथ प्लस करा तो 90 डिग्री बन जाता है ना, वो तो चलिए अलग बात है। पर एक्यूट एंगल्स बेसिकली यही होते हैं जो 90 से छोटे हों, और ये वाला जो होता है, जो हमारे पास थर्ड एंगल है, वो तो 90 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि अब देखिए मैं इसको फिगर बनाऊंगा तब आपको और समझ आएगा। ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, मतलब ये राइट एंगल है, ये एट सी लिया। अब मैंने सी क्यों लिया इसको मैं भी बताऊंगा। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने बी ले लिया। ये समझ में आ रहा है ना क्यों करा? क्योंकि देखिए ये वाला जो एंगल है मैंने एज एंगल ए ले लिया है, ये वाला एंगल मैंने एज बी ले लिया है। अब मैंने क्यों लिया? क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि एक राइट एंगल में ऐसे दो ही एंगल्स होते हैं। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे दो ही एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू 90 से कम हो, है ना। एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो इसलिए इन दोनों को मैंने कंसिडर करा है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, है ना। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पे आप क्या करिएगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी लिखते हैं सबसे पहले। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, क्योंकि ये क्या है, ये हमें गिवन है, ये चीज हमें दी गई है, ये हमें गिवन है ना। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब मुझे बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है कॉस की वैल्यू। अगर मैंने कॉस ए लिया, मतलब इस एंगल पर मैंने थीटा को रखा, तो फिर मेरा बेस होगा ए सी, बोलिएगा बेस होगा ए सी। और हाइपोटेन्यूज बताया था मैंने पिछले लेक्चर में भी कि हाइपोटेन्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स, हाइपोटेन्यूज ही एक ऐसी साइड है जो सेम रहती है, परपेंडिकुलर और बेस अलग हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, तो वो इसके लिए भी सेम रहेगा कॉस ए के लिए, और कॉस बी के लिए भी सेम रहेगा ए बी हाइपोटेन्यूज। अब ये जो हमारे पास कॉस बी है, इसमें चेंज क्या आएगा? हमारा बेस हो जाएगा बी सी। बी सी वाली जो साइड है ये हमारा बेस बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए ये जो मतलब अगर एट एंगल बी अगर मैंने थीटा लिया तो इसके सामने तो होगा, इसके सामने साइड में होता है परपेंडिकुलर, और उसके नीचे क्या होगा, हमारा बेस। तो बी सी हमारा बेस आ गया। अब आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि ए बी और ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर क्या मिल गया हमको? ए सी इज इक्वल टू बी सी, है ना। ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें मिल गया। अब यहां से आपको क्या पता चलेगा? यहां से हमने एक प्रॉपर्टी देखी होगी ट्राइंगल में, आपने यहां पे आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी ट्राइंगल्स चैप्टर में, एंगल्स opposite to the same sides, angles opposite to the same sides are equal, है ना। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए BC वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, A है। और AC वाली साइड कौन सी है, ये वाली, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल B है, ये वाला एंगल, है ना, एंगल B है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना। ये हमारा छोटा सा प्रूफ हो गया। एंगल A इज इक्वल टू B हमें इस क्वेश्चन में दिखाना था, है ना। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस पूरा वही कॉन्सेप्ट था कि हमें अलग अलग एंगल्स हमने लिए तो अलग अलग क्या बनेंगे, रेशोज भी बनेंगे, है ना। फिर हमने उनको प्रूव करके दिखा दिया, दो साइड सेम हो गई।
तो हमें तो अब ये प्रॉपर्टी पता है, अगर दो साइड सेम हो जाती हैं तो उनके एंगल्स जो उन साइड्स के अपोजिट होते हैं तो वो भी सेम हो जाते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ गया। हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, तो हमें पहला निकालना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉट थीटा। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। इन टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बना लीजिएगा आप, है ना, क्योंकि इससे हमें भी क्लैरिटी रहती है कि हमें किस साइड को कब निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमें क्या चीज दी गई है, कॉट थीटा दिया गया है। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 7/8, तो मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस कितना है 7, बेस आ जाएगा हमारा 7, कलर आ जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए हमें साइन और कॉस मतलब इनके टर्म्स में भी चाहिए, है ना, मतलब हमें साइन और कॉस भी निकालना है, तो इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए ही होगा। तो यहाँ पे आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर हमारा हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे हमारा आराम से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √7² बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, इसको करेंगे ना तो आएगा ये 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये आएगा √ जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा, वो आएगा √113, है ना। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो आएगा √113, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट निकालना है, सेकंड पॉइंट। अब आप खुद भी देख ही सकते हैं, जैसे कि ये जो सेकंड वाला पार्ट हमसे पूछा गया ये तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट को पहले निकाल के बता देता हूँ। जैसे कि आपको कॉट थीटा पता है, कॉट थीटा आपको पता है कितना है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा ये बताया नहीं था मैंने आपको, बताया ना कैसे करते हैं कि जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता हो और आपको अगर स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी निकालना हो तो उस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाता है ना। तो 7/8 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, आसान है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/64। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ गया 49/64। तो इस टाइप से निकालना था। अब फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको देखिए दिखने में मुश्किल लग सकता है फर्स्ट पार्ट, है ना। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आप साइन की वैल्यू रखेंगे फिर कॉस की वैल्यू रखेंगे, देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है ये 1 प्लस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो अब क्या कह रहा है कि हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, है ना, यही है। अब यहाँ पे ये बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा ये मल्टीपल में, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू अब चाहिए, तो कैसे निकलेगी पहले आप थोड़ा इसके बारे में सोचिए कैसे निकलेगी। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी का, ये अगर ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, है ना, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही न्यूमरेटर में भी वही फॉर्मूला लगने वाला है, डिनोमिनेटर में भी, है ना। तो अब लगा देते हैं इस फॉर्मूला को। तो ऊपर क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये बन गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या होगा, मतलब 1 स्क्वायर जो ये लिखा हुआ है इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख ही सकता हूँ 1, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब यहाँ पे एक बात है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसको मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये आपको बताया है मैंने किसी आइडेंटिटी में या किसी एक लेक्चर में आपको बताया है कि आपको एक आइडेंटिटी का हर प्रोस्पेक्टिव पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे लिखते हैं। अब आपको ये पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं अभी लिख के भी बता देता हूँ, है ना। अब ये देखिए ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है अभी मैं पहले इसको बता देता हूँ। तो ये आपको आइडेंटिटी मैंने बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब देखिए अगर मैं साइन स्क्वायर को यहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया कॉस स्क्वायर। तो ये आपको ना बस यही है कि आपको हर प्रोस्पेक्टिव पता होना चाहिए कि एक ही इक्वेशन को हम कितने तरीकों से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिख देंगे। अब इसी टाइप से अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहाँ भेज देता साइन स्क्वायर की जगह, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते थे। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे इस बात को देखिए, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे मतलब अगर मैंने इसको रखा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर रख दिया। अब आपको ये बात पता है, अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूँ, अगर कॉट थीटा की बात करी जाए, कॉट थीटा की अगर बात करी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। जो हमारे पास कॉट थीटा होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे ये है स्क्वायर, मतलब ऊपर और नीचे स्क्वायर हुआ है, तो मतलब मैं इसका होल स्क्वायर मान लूं, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे स्क्वायर हुआ है ना, ऊपर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी अगर मैंने दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा। सोच के देखिए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और अगर जैसे कि ये वाला रिलेशन तो हमें पता ही है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो हमको पता ही है, इसको कॉट स्क्वायर में क्यों बनाया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें कॉट स्क्वायर था और उसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है, तो आपकी कैलकुलेशन ही आसान होगी ना। वरना आपको कॉट थीटा की रखनी पड़ेगी वैल्यू, फिर साइन थीटा की, फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्यों बेफालतू में टाइम वेस्ट करें। हमें तो पता ही है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो इसको डायरेक्टली अब कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू तो ऊपर निकली हुई है कितनी है, 49/64, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वेशन में ही हमारा आंसर सेम था, 49/64। 8 क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, इफ cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि अगर cot a, जैसे कि cot a की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई है, 4/3 दी गई है ना। ये जो 3 है इसको मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो cot a की वैल्यू 4/3 दी गई है। तो ये पूछ रहा है एट दिस वैल्यू ऑफ cot ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नहीं करना, एक बारी LHS को ले लेना है, एक बारी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, एक बारी राइट हैंड साइड को लेना है, और ना दोनों को अलग अलग प्रूफ करके देखना है, या अलग अलग दोनों की वैल्यू निकालनी है, इक्वल है या फिर नहीं है ना। तो हमें ये बेसिकली फाइंड करना है। तो चलिए इसको ना जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। सबसे पहली बात, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जब आपको वैल्यू दी गई हो, है ना। जब वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तब ज्यादातर बनाया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहाँ पे कॉट ए, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ इस एंगल को, है ना। अब यहाँ पे कॉट मतलब जो हमारे पास कॉट होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 3। अब मैं आपको ये आपको ट्रिपलेट बताया गया था 4 3, तो ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। वरना पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं आराम से हाइपोटेन्यूज। तो मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, बी और सी, तो ये एक ट्राइंगल राइट एंगल बन गया ABC, जिसका हाइपोटेन्यूज 5 ही आएगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, पिछले लेक्चर में बताया था। वरना आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं टेकिंग LHS। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की वो ले लेते हैं सबसे पहले। तो है वो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको ये बात तो पता ही है, अगर मुझे कॉट की वैल्यू दी गई है 4/3, तो टैन की कितनी होगी, अगर कॉट की वैल्यू 4/3 है तो टैन की वैल्यू 3/4 होगी। इसका रेसिप्रोकल तो क्या होगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। 1 माइनस, अब टैन स्क्वायर थीटा है तो अब टैन की वैल्यू का भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 3/4 का होल स्क्वायर। तो मतलब 1 माइनस 9/16
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16 होगा ये, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो अब आगे क्या बन जाएगा, ये बनेगा 16 माइनस 9, दोनों जगह अब एलसीएम ले लेना है, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, है ना, ये हो जाएगा। और ये जो 16 और 16 एलसीएम में आया ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 होता है 7 और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो हमें मतलब हमारे LHS की वैल्यू आई है 7/25। अब ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, इसको सेव करके रख लेंगे एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मतलब हमारे ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 7/25, ठीक है। अब आगे चलते हैं LHS राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड में हमें कौन सी इक्वेशन दी हुई है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे cos की वैल्यू क्या होगी, cos a की वैल्यू क्या होगी और sin a की क्या वैल्यू होगी। अब ये इतना तो मैं जानता हूं कि आप निकाल पाएंगे cos a और sin a की वैल्यू, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अब तीनों साइड की वैल्यू तो पता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों की वैल्यू पता है। तो cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितने हो जाएगा 4/5। तो cos की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब sin की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज है 5, है ना। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू मिल चुकी है, अब बस इस इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यू, तो कर दीजिए। तो cos स्क्वायर a, cos की जगह हम क्या रखेंगे 4/5, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर a है ना, तो हमें वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस अब यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर a, अब वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा 16/25 माइनस 9/25, है ना। अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ, अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितने का एलसीएम आएगा 25 का, एलसीएम आ गया 25 का, और ऊपर कितना हो गया 7। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि अगर हमने राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ली तो भी कितनी आ गई, साइड वाली हमने वैल्यू ली तो भी आ गई 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ली तो भी 7/25 आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। अब हमने यहाँ पे देख भी लिया दोनों साइड की वैल्यू को निकाल कर कि दोनों ही साइड की वैल्यू अलग अलग भी सेम आ रही है ना। हमें तो कॉट थीटा की वैल्यू दी गई थी, सिंपली दोनों अलग अलग इक्वेशन में पुट करी और वैल्यू निकाली, फिर भी सेम आ गई, तो मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है।